इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक क्या होता है। उसके अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है। उसके अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद में हमने गैल्वेनिक सेल का वर्किंग देखा था, स्पेशली डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में। और फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक अंडरस्टैंड किया था और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा हम लोग बात करने वाले हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। तो अभी देखो उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हमने क्या माना है कि ई सेल या ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा 1 बार। ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास में जो मोलैरिटी रहेगा, मोलैरिटी, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं 1 मोल। ठीक है, इस तरीके से हम ये बेसिक हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन का आइडिया है। ठीक है, ये चीज़ अपने को स्टैंडर्ड मानती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू है उसको 0 अज्यूम करते हैं ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर में हम क्या मानते हैं, उसको 0 मानते हैं। ठीक है, तो हम उसको कैसे बनाते हैं या मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कंटेनर में। अब इसके अंदर क्या होता है कि HCl का सॉल्यूशन हमने रख लिया है यहाँ पे आप क्या रख लोगे, HCl का सॉल्यूशन रख लोगे। ठीक है, जो कि 1 मोलर HCl होगा ये। ठीक है, 1 मोलर HCl। और अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप आराम से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरह से यहाँ पे पहले तो एक मेटल रखोगे इस तरह का। ठीक है, प्लेटिनम मेटल रख दिया आपने, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में ये इन्वर्टेड टाइप का दिखेगा, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, जैसे हाइड्रोजन गैस को सप्लाई कर रहे हो, तो H2 यहाँ से क्या हो गया, एंटर हो गया, और ये वायर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये सेटअप जो है हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सेटअप है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है किसी और इलेक्ट्रोड के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट ब्रिज मिलेगा, और एक कंपार्टमेंट दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा, और लेट से यहाँ पे कोई मेटल इलेक्ट्रोड हमने रख लिया है। ठीक है, लेट से यहाँ पे मैं सॉल्यूशन रख रहा हूँ ZnSO4, मैंने यहाँ पे ZnSO4 रख दिया, और ये जो है वो जिंक से बना हुआ। और अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है उसको भी मैंने कनेक्ट करके ऐसे बना दिया, तो जब मेरे पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन का और इसके साथ जो कनेक्टिविटी आएगा, और फिर मैं क्या करूँगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को नोट करूँगा, राइट। तो गैल्वेनोमीटर की जब रीडिंग में नोट करूँगा, और क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि इसका जो EMF है दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल है, तो फिर हमको जो भी वैल्यू मेजर करके आएंगी वो किसकी वैल्यू आएगी, Z। ठीक है, तो बेसिकली मान लेते हैं कि जैसे ये रिएक्शन मान लो कि फिजिकल, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा था E0, ठीक है, किसके लिए आ रहा था, तो अगर हम मान लें कि Zn+2 का रिडक्शन है ये, तो Zn+2 एक्वस में रहेगा। और मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया था कि अगर आपके पास में फेज अलग हो, ये एक्वस फॉर्म है और ये है सॉलिड फॉर्म, तो ये फेज अलग अलग है तो उसको सिंगल लाइन से सेपरेट करते हैं।
ठीक है। तो इसके इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको जो ई नॉट ऑफ सेल मिलेगा वो कितना मिल रहा है, तो वो वैल्यू आता है -76 वोल्ट, ये वैल्यू है। ठीक है। तो ये नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जिंक बेसिकली ये प्रोसेस को अपने आप नहीं करता। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कॉपर कनेक्ट करता तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हो जाती प्लस का 0.34, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर मेटल इलेक्ट्रोड्स को उसके उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं और उसके बाद में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो जब जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, वो वैल्यू को हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं और इसका जो वैल्यू आता है एट 25 डिग्री दैट इज 0। ठीक है। और एक बात और सुन लो कि भाई आपको हर टेम्परेचर पे 0 वैल्यू भी आएगी। ठीक है, ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद है। अब हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये सभी लोगों को याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, सबको याद होनी चाहिए। अब याद रखने कैसे है, तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे Li प्लस है, फिर K प्लस है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ K प्लस, चलो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में लिख दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू नेगेटिव में आता है वो Li प्लस का आता है। ठीक है, फिर K प्लस का आएगा, फिर Ba+2 का आएगा, फिर Sr+2 आ जाएगा। ठीक है, फिर Ca+2 आ जाएगा, फिर Na+, फिर आप Mg+2 लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और फिर कॉपर +2, Cg+2, Ag+, Ag+2 और E। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, दैट इज वेरी क्रूशियल थिंग। आपके पास एक निमोनिक है जिसकी हेल्प से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इतनी बड़ी सीरीज को याद करना दैट इज वेरी ट्रिकी, राइट। और अगर आपको याद करना है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई निमोनिक की जरूरत पड़ेगी और निमोनिक से आप याद कर सकते हो। ऐसे हम इस इन दोनों को मिला के बोल देते हैं हिंदी में, आप इसको बोल सकते हो लिक। ठीक है, लिक ऐसे करके याद कर लीजिए आप। इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हो वासर। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए। इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हो कानन। ठीक है, फिर इसको हम लोग बोलेंगे मग। ठीक है, फिर इसको बोल देंगे अल। फिर ये दोनों मिलके बना देंगे मंजन। ठीक है, फिर इसको हम लोग बोल देंगे कर। फिर इन दोनों को बोल देंगे फीकर। फिर इसको बोल देंगे पोनी। ठीक है, इन दोनों को मिला के फिर हमारे पास में ये दोनों आ जाएंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे सन और इसको बोल देंगे पब। ठीक है, फिर ये हमारा हाइड्रोजन है दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा क्या आ गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड आ गया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
और इसका जो वैल्यू होता है ई नॉट एस आर पी वैल्यू दैट इज 0। ई नॉट एस आर पी वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर इन सबको याद करने के लिए क्या करोगे, इन सबको याद करने के लिए बहुत आसान चीज़ है, आपको कुछ भी करना है। देखिए इसमें आप ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट लेटर छापा, ठीक है, तो ये छापा रख लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना है। यहाँ पे देखिए मैंने नॉन मेटल्स को कवर नहीं किया है, वाई, बिकॉज नॉन मेटल वाले क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर सीरीज से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज से आपको बेनिफिट होगा कि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, राइट, या रिड्यूसिंग कैरेक्टर को अरेंज कीजिए, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को अरेंज कीजिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ईएमएफ निकालना है किसी कॉम्बिनेशन का, जो सेल का कॉम्बिनेशन है उसका ईएमएफ निकालना है, इन दैट केस आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। तो पहले तो आप इसको मेरे साथ बोल सकते हैं, लिक बासर काना मग अल मंजन कर फिकड़ कोनी सन अब, फिर हाइड्रोजन है दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड एस आर पी वैल्यू 0, फिर छापा। इस तरीके से आपने जो मेटल वाली सीरीज है उसको याद कर लिया, ठीक है। मेटल वाली सीरीज को हमने याद कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। इसमें एक आध मिस भी हो जाता है बट मोर और लेस आप इसको याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा 98% तक, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मंजन। अगर आप ध्यान दें तो मंजन करते टाइम आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आएगा वाटर, है ना, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आएगा वाटर, ठीक है। तो वाटर का जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो वैल्यू लगभग 0.8 वोल्ट आती है नेगेटिव, ठीक है। जब वाटर का रिडक्शन होगा, आई विल टेल यू कि वाटर का रिडक्शन कैसे होगा। तो जब वाटर का रिडक्शन होगा तो उसकी वैल्यू जो एसआरपी वैल्यू आती है -0.8, तो वो यहाँ पे आती है मंजन। मंजन करते टाइम ना, ब्रश करते टाइम आपको ये वैल्यू दिखाई देगी, पानी में पानी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पहले ही पता होनी चाहिए क्योंकि इसी से आपको सारे आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो होता है ईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ शॉर्ट में, ठीक है, ईएमएफ बोलेंगे। तो ईएमएफ क्या होता है बेसिकली कि जब आपका सेल, जो सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ व्हेन सेल इज नॉट इन द ऑपरेशन, राइट। सेल अभी ऑपरेशन में नहीं है, यानी कि आपको क्या करना है, उसका जो एनर्जी लॉस है उसको हटा देना है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो एनर्जी लॉस तो होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वायर के थ्रू या सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा भाई, सॉल्यूशन के अंदर विस्कोसिटी रहेगी तो दैट विल ब्लॉक द आयनिक मोबिलिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि मेटालिक वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, तो इन सब की वजह से क्या होगा, जो एक्चुअल पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज लेस, राइट। तो ईएमएफ बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, किसी भी सेल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, जब सेल काम नहीं कर रहा होगा दैट इज ईएमएफ, ओके। तो ईएमएफ आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, जिसे डेनियल सेल के अंदर हमने देखा था कि डेनियल सेल के अंदर आपको पता है कि जो सेल रिएक्शन है वो क्या है, डेनियल सेल की सेल रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ वापस से, ठीक है। सेल रिएक्शन में होता है जिंक सॉल्यूट, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर +2 सॉल्यूशन में है, कॉपर +2 इसमें रहेगा, एक्वस में लिख दूंगा मैं इसको, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा जिंक +2 और ये अब एक्वस में आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से कॉपर सॉलिड, तो कॉपर का डिपोजिशन हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया है कहाँ पर, कैथोड के ऊपर, ठीक है, और जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस वाले बंदे का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है,
इस वाले बंदे का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, और इस वाले बंदे का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये पेयर आपको समझ में आनी चाहिए। और मैंने आपको ये बताया कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम लोग बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, ठीक है। तो एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल, तो एनोडिक हाफ सेल के अंदर मेन प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आप ये चीज़ जरूर याद रखिए कि ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन होगा तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn+2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस किया होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसको एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Zn, ठीक है, ये सॉलिड है, उसको फेज है तो सिंगल लाइन से डिफरेंशिएट करेंगे, और Zn+2 ये किस में है, एक्वस में, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका जो E0 है, इसका जो E0 वैल्यू है वो 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है तो ये वैल्यू इतना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिया है, ठीक है, ऐसे लिख के दिया है, तो इसका जो E0 वैल्यू होगा दैट इज -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो एक चीज समझ रहे होंगे कि अगर Zn प्लस जिंक 0 से +2 जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू, +2 से 0 जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, बस साइन का फर्क है, ठीक है, सिर्फ किसका फर्क है, साइन का फर्क है। सो दिस इज द सिंपल आइडिया। अगर हम लोग बात करें कि कैथोडिक हाफ सेल की बात करें, तो कैथोडिक हाफ सेल की अगर बात करें तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसका भी रिडक्शन होगा आपको उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपर +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो लॉस होगा वही यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड लिखना है। इसका अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो C+2 एक्वस, एक सिंगल लाइन से इसको सेपरेट करोगे क्योंकि फेस अलग है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर सॉलिड, और इसका जो E0 वैल्यू आपको गिवन होगा दैट इज 0.34 वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो आप, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो EMF होता है E0 ऑफ सेल या E0 ऑफ आयन, राइट, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या चीज है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप थर्मोडायनेमिक को थोड़ा रिकॉल करिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव नेचर की होती है, यू कैन नॉट ऐड देम डायरेक्टली, राइट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव, इनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव, राइट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गई कि हम ई सेल निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपके पास में एक एक्सप्रेशन ये वाला है, मान लो ये सेकंड एक्सप्रेशन और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ही तो नेट सेल रिएक्शन आएगी। तो अगर मैं नेट सेल रिएक्शन को देखूं दैट इज गिवन ऑलरेडी, ठीक है, ये मान लो कि A है, तो A इज नथिंग बट नेट सेल रिएक्शन, और अगर नेट सेल रिएक्शन के बेसिस पे मैं देखूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्चुअली में ये वाला वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने से मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम वैल्यू को ऐड ही कर रहे हैं, आई होप इट इज क्लियर, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये नॉन एडिटिव है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। मेकिंग सेंस टू एवरीवन, ओके ग्रेट, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब एक बात समझना कि अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक वाला फंडा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपसे गलती ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि बुक में तो डायरेक्टली लिखा है कि कैथोड माइनस एनोड का लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल को, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, कि आपको याद रखना है कि जो वर्क होता है वो क्या है, वर्क जो होगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल या वोल्टेज, ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा फिजिक्स है, ठीक है। अब चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक मोल जो होता है फैराडे चार्ज रहेगा NF, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज
सी अभी मैंने क्या करा है, आपको इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ाया है, फैराडे लॉ नहीं पढ़ाया है, तो आपको इतना आइडिया नहीं लगेगा, बट आपको यहाँ पे चार्ज जो है वो NF होगा, क्योंकि पर मोल के रेस्पेक्ट में हम लोग जो चार्ज लिखेंगे वो लिखेंगे, और वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा आपका E नॉट, ठीक है, E नॉट ऑफ सेल या E नॉट ऑफ रिएक्शन, ये वर्क आएगा, ठीक है। और जो यूजफुल वर्क होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा G नॉट। आई बात समझ में, गिव्स फ्री एनर्जी। और आपको पता है कि ये जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू यूजफुल वर्क, ये यूजफुल वर्क होता है किसी की। और अगर हम लोग इसको बोले यूजफुल वर्क, और खास बात, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। तो याद रखना है EMF जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मैं यहाँ पे आपको वापस से डेनियल सेल के बारे में बता रहा हूँ दोबारा से, कि जो एनोड वाली रिएक्शन है, अगर हम उसको देखें, एनोड वाली रिएक्शन को देखें, तो एनोड वाली रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था इस तरह से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, ठीक है। और अगर मैं इसका डेल G1 नॉट लिखना चाहूँ, तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझना, कि यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा माइनस, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन ओवर देयर, राइट। तो ये चीज, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर लीजिए आप पहले, और इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। और F यहाँ पे आ जाएगा फैराडे कांस्टेंट, और उसके बाद में इसका E नॉट सेल कितना था, तो इस रिएक्शन का जो E नॉट सेल था, इस रिएक्शन का जो E नॉट वैल्यू था वो 0.76 वोल्ट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव है, अदरवाइज इट वुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू रख दूंगा 0.76, ठीक है। और अब आप कैथोड के ऊपर आ जाइए, कैथोड के ऊपर क्या होगा, तो कॉपर +2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद में यहाँ पे कॉपर सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो E नॉट सेल था, ठीक है, इसका जो E नॉट सेल था वो कितना था, तो क्या आपको 0.34 वोल्ट दिया हुआ था, ओके। अब इसका जो डेल G है वो निकालते हैं, इसको बोलते हैं डेल G2, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, वाई बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी चेंज हो रहे हैं, और उसके बाद में F आप लिखोगे फैराडे कांस्टेंट, और ये वैल्यू लिखोगे 0.34, ठीक है। अब आपको नेट सेल रिएक्शन के लिए डेल G लिखना है, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या है, नेट सेल रिएक्शन, जो नेट सेल रिएक्शन है वो आप देखिए, तो मैं लिख दूंगा कि कॉपर, ठीक है, +2 होगा, यहाँ पे Zn सॉलिड होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक +2 में, और कॉपर सॉलिड। अगर आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, ध्यान से देखिए, तो ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन दोनों को ऐड करने से, और अगर ऐड करने से ये वैल्यू आ रहा है, तो क्या मैं ये डेल्टा G को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा G लिखना चाह रहा हूँ, डेल्टा G नॉट, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2, इन दोनों को सम कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप देखिए ध्यान से क्या करना है, आपको ऐड कर रहा हूँ मैं, तो डेल्टा G नॉट सेल के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन के बेसिस पे लिखूंगा मैं, और मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2F, ठीक है, और वैल्यू 0.76 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा प्लस आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे माइनस है 2F,
ठीक है, मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, तो 0.34 से, ठीक है। इसको भी आप ऐसे इस तरीके से आप इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर लीजिए बेटर क्लियरिटी के लिए। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन आ रही है, -2f कॉमन आ रहा है, ठीक है, -2f कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा कि आपको 0.76 प्लस 0.34 मिल रहा है, ठीक है, ये चीज मिल रही है। तो ये आपका आ गया है डेल्टा जी नॉट सेल, ठीक है, डेल्टा जी नॉट सेल। बट बेसिकली हमको निकालना है ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस रिएक्शन में n का वैल्यू कितना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, समझ में आएगा। अब कैसे पता लगेगा कि 2 ट्रांसफर हुए, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं जब आप रिएक्शन को ऐड करते हो, राइट। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ 2 और यहाँ 2, जब आप ऐड करोगे ना तो वी आर सपोज टू कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जनरली हम ये कोशिश करते हैं, तो ये जो कैंसिल हो रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन का फिनोमेना है, जो आपको ऑलरेडी सिखाया गया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर लेट से +2 से +5 गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, वहाँ पे 3 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो हम बोलेंगे पर मोल कितना ट्रांसफर होगा, तो 3 × F इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ F नेगेटिव में, और साथ में क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सामने क्या आ जाएगा, -2f आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 1.1 ऐड करने के बाद में, ठीक है, 1.10। अब ध्यान से देखिए आप, क्या आपको ये कैंसिल होता दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ई नॉट ऑफ सेल क्या आ गया, ई नॉट ऑफ सेल आ गया है 1.10, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए कैंसिल हो रहे हैं। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन सेम ना हो तो कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो आपको यही मेथड हेल्प करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू, ठीक है। ये मेथड आपको काफी हेल्प करेगा जब आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना हो रहे। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे उस केस में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर इसको हम देखें तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये वाला पार्ट लिख लिया। तो देखिए अगर हमको ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ सेल जो है वो कैसे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई नॉट, ठीक है। अगर मेरे को एनोड लिखना है, ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ एनोड, ई नॉट एनोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SOP, ठीक है, किसके लिए, एनोड के लिए। अगर मेरे को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका मालूम है, एनोड का, और फिर मैं क्या करूँगा, ई नॉट यहाँ पे लिख दूंगा कैथोड, लेकिन कैथोड के केस में क्या लिखूंगा, कैथोड के केस में लिखूंगा SRP। क्यों लिखूंगा SRP, भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू राइट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू राइट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अगर ये वैल्यू आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, राइट, बिकॉज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, रिमेंबर, राइट। अब आप क्या लिख सकते हो कि ई नॉट ऑफ सेल को आप लिख सकते हो ई नॉट कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे लिख सकते हो। कब लिखोगे, अगर ये SRP, ठीक है भाई, अगर ये क्या वैल्यू हो SRP। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो SRP वैल्यू के बेस पे, तो अगर SRP वैल्यू के बेस पे है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एनोड बट SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
राइट। अब एक और एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो इसका, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट, अब यहाँ लिखोगे NO माइनस E नॉट कैथोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपको लिखना पड़ेगा SOP और SOP, ठीक है। तो SOP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, करेक्ट। तो जब आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का दिया हो, एनोड का भी मालूम हो और कैथोड का भी मालूम हो, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है कैथोड और एनोड दोनों में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आपको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है बट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है, तो आप ये यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन रिमेंबर, ये फॉर्मूले आपको तभी आंसर सही लाके देंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओवरऑल रिएक्शन जिसमें आपको पूछा गया है उसमें कैंसिल हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं देने चाहिए। मेकिंग सेंस, ठीक है। तो ये चीज है आपके, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या, किस तरह से आप एनोड कैथोड को आइडेंटिफाई करोगे और कैसे हम ऐसे सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा कि आप एक सेल को कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका ईएमएफ मैक्सिमम, या फिर आपको ऐसा बोलेगा कि मिनिमम ईएमएफ वाले सेल को कंस्ट्रक्ट करिए, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा रिवर्स तरीके से लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लिथियम और यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं F और यहाँ कहीं पे दिखा रहा हूँ मैं हाइड्रोजन। समझ रहे हो आप, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन है, ठीक है। अब लिथियम जो है ना, वो उसका जो हम ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हम लोग करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो बेसिकली क्या होती है, एसआरपी वैल्यूज होती है। क्या होती है, एसआरपी वैल्यूज, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बेसिस पे लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, एफ की होती है, ठीक है। एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका होता है, लिथियम का। तो अगर मैं कहूँ कि एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है या लीस्ट है, एसआरपी वैल्यू लीस्ट है, सबसे कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एसआरपी वैल्यू सबसे कम होने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वो रिडक्शन प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, यानी कि वो रिडक्शन प्रोसेस को करना नहीं चाहता, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू, ओके। तो वो कर क्या रहा होगा, अगर रिडक्शन नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, और अगर ऑक्सीडेशन वो कर रहा होगा तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमने एक चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। देखो ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब आपको यहाँ पे ये चीज को समझना होगा कि लिथियम को मैंने बोला है कि इसका एसआरपी वैल्यू लिस्ट है, इसका एसआरपी वैल्यू, फ्लोरीन का जो एसआरपी वैल्यू दैट इज हाईएस्ट, ओके। अब मैंने कह रहा हूं कि लिस्ट है इसलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब एक बात समझना कि F क्या होगा, फिर F क्या होगा, आप बोलोगे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेरी बात समझ लो आ गई है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, F। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। इतनी बात आपको समझ में आ रही हो, और आपको एनोड कैथोड को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको हमेशा जब लेक्चर शुरू किया था, लेक्चर 1, उसमें भी मैंने बताया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके कॉपी में टॉप में लिख दो, एनोड इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, और थोड़ा और दिमाग लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा काम कौन करना पसंद करता है,
मेटल्स मेटल्स करेगा। आई होप इट इज क्लियर। जो मेटल्स होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की उसकी अच्छी खासी एबिलिटी होती है। तो जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर कम होंगे, ऑक्सीडेशन होने की संभावना, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और उसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा इसको रखें। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास कोई मेटल ए यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखा होगा कुछ इस तरह से A+2, फिर ये ए बना रहा होगा, फिर देखिए यहाँ पे कोई मेटल लिखा होगा, लेट्स से बी, यहाँ पे क्या है बी, B+2 लिखा होगा, और फिर यहाँ पे बी लिखा होगा। फिर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोई सी मेटल, ठीक है, इस तरीके का, और यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैंने लिख दिया कोई डी है ना, तो D+2 और डी, ये रेफर मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये आपने क्या करा, उन वैल्यूज को देखा, वैल्यूज को देख के आपने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया, आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो A+2 से A आ रहा है इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं कुछ वैल्यू भी रैंडमली लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो E0 होगा, लेट से वो नेगेटिव का 2.3 वोल्ट नेगेटिव, और यहाँ पे जो वैल्यू है E0 वो वैल्यू में मान लेता हूँ, मान लो 1.8 वोल्ट। ठीक है, और क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो 0.0 वोल्ट होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कम होते होते हाइड्रोजन तक आते आते 0 हो जाएगी, और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते बढ़ते एफ तक हाईएस्ट हो जाएगी 2.8 समथिंग। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैंने लिख दिया मान लो कि 0.80 वोल्ट, और इस वैल्यू को मैंने लिख दिया लेट्स से इसको 1.10 वोल्ट लिख दिया। इस तरीके से मैंने एक वैल्यू एक्सप्रेस कर दी है, वैल्यूज को एक्सप्रेस कर दिया है। इसको E0 लिख लीजिए, E0, इसको भी E0 लिखा है, और E0 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया आपने 0.80 वोल्ट, और इसकी वैल्यू लिख दी मान लो कि 1.10 वोल्ट। इस तरीके से मैंने क्या करा, ABCD ऐसे लिख दिया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। कैसे आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि आपको ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, तो आपको फिर गैस कर, मतलब आपको इस वैल्यू के बेसिस का आंसर देना है। हो सकता है आपको यहाँ पे जो ABCD लिखा है उसके बदले में एग्जैक्ट मेटल का नाम लिख दे, जैसे कॉपर+2, जिंक+2, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ऐसे मेटल लिख दे, और ये वैल्यू ना दे, ये वैल्यू ना दे, तो फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास में कोई चॉइस नहीं रहेगी। बट ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है कि वैल्यू आपको गिवन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या पूछा है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बताओ इन चारों में से सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो भाई अपन ने क्या करा, इस सीरीज में इसको रख लिया, और हमको पता है कि लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो धीरे धीरे नीचे आओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट के जो कैरेक्टर होंगे, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो डिक्रीज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि A+2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। भाई A इसका आंसर आ जाएगा, जो मेटल A है दैट विल बी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं अगर ऐसे डाउनवर्ड साइड आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज, है ना, रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस। ओके, और अगर मैं इस तरफ जाता हूँ नीचे हाइड्रोजन से आगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई। तो आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, ये सारा डेटा आपके सामने लिखा हो, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर क्या है, तो आप देख लो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है, डी का आंसर है आपका डी।
ठीक है। डी इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको बोलेगा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चाहिए हमको, एक ऑप्शन नहीं, हम क्या करेंगे इन सब का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो ऑर्डर क्या करेंगे, जैसे आपको बोले कि रिड्यूसिंग नेचर बताइए, ठीक है, जैसे आपको बोला कि रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बता दीजिए। तो सबसे बढ़िया कौन, ए, फिर कौन, ऑब्वियसली बी, फिर कौन है सी, और फिर कौन है डी। अगर आपने रिड्यूसिंग नेचर बता दिया तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो डी पहले, फिर सी, फिर बी, फिर ए। एक टाइप क्वेश्चन का ये होता है जिसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, अब इसमें ही ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से सॉल्व होगा। और दूसरा टाइप क्या होता है कि इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या करना है, ऐसा सेल कंस्ट्रक्ट करना है। आपको पूछ लेगा कि कंस्ट्रक्ट ए सेल बाय पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ these four, construct a cell having E cell, E naught cell, max। ठीक है, तो मैक्सिमम E naught सेल होना चाहिए, ऐसा सेल आप बनाइए। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि सर ए और बी के कॉम्बिनेशन से निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप बी और सी को कंबाइन करके फिर देखोगे कितना आ रहा है, सी और डी को कंबाइन करके देखोगे फिर कितना आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको सबसे ज्यादा ई नॉट सेल चाहिए, और क्योंकि ये सारी वैल्यू एसआरपी वाली है, तो एसआरपी वाले केस में ई नॉट सेल का फॉर्मूला था ई नॉट, ठीक है, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ऐसे वैल्यू जब आपके पास में क्या हो एसआरपी, तो क्या यहाँ पे एसआरपी है, एसआरपी बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए कैथोड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो आपको वो कैथोड, उस पर्टिकुलर मेटल को कैथोड बनाना है जिसका वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम किसका है, डी का। ठीक है, बात समझ में आ गई आप, तो डी वाले का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। और अगर यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए यहाँ नेगेटिव, और अगर यहाँ पे और एक और नेगेटिव आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक खास बात यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे जब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो वो जो सेल होगा वो क्या होगा मैं बताता हूँ। तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, एनोड दो लाइन, फिर यहाँ पे क्या लिखना था, कैथोड दो लाइन किसको बता दी, सॉलिड किसको। तो ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एनोड कैथोड लिख दिया आपने। उसके बाद में देखिए आपको एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है, तो एनोड में हो क्या रहा है, जो ए है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, A+2 एक्वस। ठीक है, अब ये मान लो सॉलिड है और दो पैरेलल लाइन खींचो, अब D क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो D+2 एक्वस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, D सॉलिड। तो ये तो हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो E आएगा, E नॉट सेल आएगा, वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये मैक्स आएगा। दूसरी चीज, अब आपको यहाँ पे अगर सेल रिएक्शन पूछ ले तो आप कुछ मत करो, A को A+2 लिख दो क्योंकि ये ऐसे हुआ था, और जो D+2 है वो क्या हो गया था, D। तो ये आ गया आपका सेल रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको देखो सेल रिएक्शन पूछ सकता है कि वो सेल का रिएक्शन बता दो जिसका E नॉट मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो अगर मैक्सिमम आपने निकाल लिया तो आप मिनिमम भी निकाल लेना कि मिनिमम E सेल कैसे आएगा। तो आपको वो कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप मिनिमम कैसे लाओगे, आप इधर वाली वैल्यू को भी कम कर दो और इधर वाली वैल्यू को भी कम कर दो, ऐसे कॉम्बिनेशन को बनाइए, वहाँ पे ई नॉट की वैल्यू एकदम कम आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड कंडीशन आपको मेंशन कर रखी होगी, यानी कि ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट तो करना है, लेकिन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन तो यहाँ पे मोलरिटी कितना होगा, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, और प्रेशर 1 बार या 180 चलता है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट चलेगा, 180 ले लो, 1 बार ले लो, टेम्परेचर 25 डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, नीट वगैरह, JEE मेंस के अंदर भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस पर्टिकुलर सेशन में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है इसका एप्लीकेशन।
ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मैंने जब आपको बताया कि ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकाल रहे हैं, तो वो जो डेल्टा जी वाला तरीका है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा जी का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉपर वाले केस में एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, और जेडब्ल्यू में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहे थे फाइनली। जैसे जो नेट सेल रिएक्शन होता है उसमें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अब आपको एक ऐसी रिएक्शन रही जिसमें नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना हो, तो इन दैट केस आपको डेल्टा जी वाले तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा जी वाला तरीका बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, ठीक है। और उसमें एक चीज आप देख लीजिए, उसमें फैराडे कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, तो आप उसको थोड़ा फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उस फॉर्मूले को भी थोड़ा बता ही देता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने लिखा था जिंक और जिंक प्लस 2, और यहाँ पे लिख दिया था 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेट्स से हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे ए है और इसने ए एन प्लस और यहाँ पे N1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया ऐसे, ठीक है। और आपके पास में एक बी रिएक्शन, लेट्स से बी N2, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा कि N1 है, तो आप इसका डेल्टा G1 क्या लिखोगे, आप लिखोगे -N1 F E नॉट, ठीक है। इसका जो E नॉट आपको गिवन होगा उसके केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F वाली टर्म कांस्टेंट आ रही है, तो जब भी आपको फाइनल वैल्यू निकालना हो जैसे, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हो। जैसे E1 है उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N1 है, और E नॉट है उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स से दिस इज E3, तो इसके करस्पॉन्डिंग N3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। यहाँ पे आपको F नहीं दिखाई देगा ना, F तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो N3 है बेसिकली वो E3, मतलब जो रिएक्शन नंबर 3 है उसके करस्पॉन्डिंग है। ये रिएक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग N1 आ रहा है और N2 आ रहा है रिएक्शन नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। विल सी क्वेश्चंस, तब आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी, बट दिस इज द आइडिया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।